वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। इसी से रिलेटेड, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से रिलेटेड, और उनमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें स्लैक वेरिएबल ऐड हुआ था, सरप्लस वेरिएबल ऐड हुआ था, बिग एम मेथड क्या था। अगर सरप्लस वेरिएबल ऐड होता है तो बिग एम मेथड यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए हमें बिग एम मेथड कैलकुलेट करना पड़ता है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो इन इक्वेशन होगी यानी बाउंड्री कंडीशन होगी, उसमें जो इक्वेशन होगी वो लेस में भी होगी, ग्रेटर देन में भी होगी और इक्वल में भी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। अब इस एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 2x2। हमें मिनिमम की कंडीशन गिवन है। तो क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड अगर स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में मिनिमम की जगह मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर देंगे। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या किया, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैक्सिमम ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 5x1 माइनस 2x2 सच दैट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। इसे बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। अब ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन होती क्या है कि अगर कोई भी इन इक्वेशन है तो उसे इक्वेशन में चेंज करना है। पहली बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन में ही है, ये इन इक्वेशन में नहीं है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। 3x1 क्योंकि ये इक्वेशन में ही है, हमें इक्वेशन में ही चेंज करना होता है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है 2x1 प्लस x2। इन दोनों का एडिशन 3 से ग्रेटर है। 3 से अगर कोई वैल्यू ग्रेटर है और हमें इक्वल 3 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों का एडिशन 3 से ग्रेटर है, इक्वल 3 चाहिए, तो हम इसमें कोई एक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल कितने हैं, 2 तक, तो हम सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, x3 को। तो ये सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। इसी तरह थर्ड बाउंड्री कंडीशन है x1 प्लस 2x2। इन दोनों का एडिशन 3 से लेस है। अगर लेस है तो हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा वेरिएबल। टोटल वेरिएबल अब कितने हैं, 3 तक है, तो हम ऐड किसे करेंगे, x4 को ऐड करेंगे। तो जितनी भी इन इक्वेशन थी वो सारी की सारी इक्वेशन में चेंज हो गई। टोटल वेरिएबल कितने हैं, 1 से 4 तक, तो x1, x2, x3, x4 ये सारे के सारे वेरिएबल ग्रेटर देन 0 होंगे। जिस वेरिएबल को ऐड करते हैं उसे स्लैक वेरिएबल कहते हैं, जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। तो x4 को हमने ऐड किया, x3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो वेयर x3 ये क्या है, सब्ट्रैक्ट किया ना इक्वेशन में, इज सरप्लस वेरिएबल एंड x4 को क्या किया हमने, ऐड किया, इज स्लैक वेरिएबल। तो ये क्या कहलाएगा, सरप्लस और स्लैक वेरिएबल कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, यहाँ पर जो भी वेरिएबल नहीं है उसे ऐड कर देंगे। जैसे मैक्सिमम ऑफ जेड में 2 तक वेरिएबल है, 3 और 4 नहीं है, तो 0x3 0x4। फर्स्ट इक्वेशन में भी 2 तक है, तो 0x3 0x4। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में 4 नहीं है, तो 0x4। थर्ड इक्वेशन में 3 नहीं है, तो 0x3। ओके, आगे समझे। नेक्स्ट क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है। बाउंड्री कंडीशन से मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास, टोटल वेरिएबल कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक, तो 1 2 3 4। इनसे अगर हम मैट्रिक्स बनाए तो फर्स्ट कॉलम देखो यहाँ से, x1 के साथ 3, x1 के साथ 2, x1 के साथ 1, तो 3 2 1 ये फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम x2 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 यानी 1 1 2। सेकंड कॉलम 1 1 2। थर्ड कॉलम x3 के साथ का एलिमेंट 0 -1 0 0 -1 0 एंड x4 के लिए 0 0 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 1। जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमें मैट्रिक्स में चेक करना है कि यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही। किस फॉर्म की, इस मैट्रिक्स में कितने रो है, 3 रो,
तो हमारे पास 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चेक करो ये तीनों कॉलम यहाँ इस मैट्रिक्स में है या नहीं। 1 0 0 नहीं है। अगर कोई वेरिएबल, अगर कोई कॉलम नहीं है यूनिट मैट्रिक्स का तो उसे हम ऐड कर देंगे। 0 1 0 नहीं है ना, तो 0 1 0 0 0 1 यहाँ पर x4 में है, तो हमने 1 0 0 0 1 0 यहाँ पर ऐड कर दिया। x4 तक था, ये हमारे पास x5 और x6 हो जाएगा। अगेन अब यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रही थी, हमने बनाई है, तो अगेन हम फिर से इस स्टेप को रिपीट करेंगे। मैक्सिमम ऑफ जेड, जेड की जगह -z था, इज इक्वल टू -5x1 -2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। ये मैक्सिमम ऑफ जेड की वैल्यू थी। सच दैट में कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ से हम इक्वेशन लिखेंगे, जो मैट्रिक्स हमने बनाई है उस मैट्रिक्स से हम इक्वेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, x1 के साथ 3, x2 के साथ 1, यानी 3x1 प्लस x2, x3 के लिए 0 है तो प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस इसे हम साथ में इंक्लूड करेंगे प्लस x5 प्लस 0x6 इज इक्वल टू नेक्स्ट 2x1 प्लस x2, सेकेंड रो लिख रहे हैं हम, माइनस x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 प्लस x6 इज इक्वल टू नेक्स्ट x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस x4 प्लस 0x5 एंड प्लस 0x6 इज इक्वल टू, इक्वल में क्या था हमारे पास 4 3 4, तो इक्वल में हम क्या करेंगे 4 3 एंड 4। टोटल वेरिएबल कितने हैं, 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखो x3 हमारे पास क्या था, स्लैक सरप्लस वेरिएबल, x4 स्लैक वेरिएबल। यहाँ पर 5 और 6 जो वेरिएबल है हमारे पास, फर्स्ट जो इक्वेशन थी ये देखो 3x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन 4 के इक्वल आ रहा है। अगर हमने इसमें x5 को ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी x5 सिर्फ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है जो कि हमें कैलकुलेशन के लिए यूज करना है, तो x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल हुआ। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन में देखो 2x1 से लेकर 0x4 तक का एडिशन 3 है, 2x1 से लेकर 0x4 तक का एडिशन 3 है, जबकि इसमें x6 को ऐड किया तो भी आंसर 3 आ रहा है। इट मीन्स x6 भी यहाँ पर क्या होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा। तो x5 और x6 आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसे मैक्सिमम ऑफ जेड में किससे ऐड किया जाता है, -m से। x5 और x6 दोनों के दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो हम x5 और x6 इन दोनों को यहाँ पर -m से ऐड कर देंगे, तो -m x5 -m x6। ओके, आगे समझ में, वेयर यहाँ पर x5 एंड x6 आर आर्टिफिशियल वेरिएबल। आगे समझ में, हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए पहले भी वीडियो में किया था, तो यहाँ पर x5 x6 आर्टिफिशियल वेरिएबल है जिसे मैक्सिमम ऑफ जेड में हम -m से ऐड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके लिए अगर हम मैट्रिक्स बनाएं, वैसे तो बनाने की हम ऊपर बना चुके हैं, अगर इसके लिए हम दोबारा से मैट्रिक्स बनाएं तो हमारे पास मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स बनेगी ना। अगर हम इसके लिए मैट्रिक्स बनाए तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, ये वाली बन जाएगी, यानी 3 1 0 0 1 0। रिपीट करनी है, आप रिपीट भी कर सकते हो, वेयर यहाँ पर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल वेरिएबल 6 तक, x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। फर्स्ट कॉलम में 3 2 1 3 2 1, सेकेंड कॉलम में 1 1 2, थर्ड कॉलम में 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0। 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए। यहाँ देखो x4 x5 x6 से 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स बन रही है। अगर यूनिट मैट्रिक्स बन जाए तो हम सिंप्लेक्स टेबल स्टार्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल।
टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वी बी बेसिक वेरिएबल, सी बी बेसिक कॉस्ट, एक्स बी इक्वल की वैल्यू। टोटल वेरिएबल कितने हैं 6 तक, तो x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। यहाँ पर xb के साथ क्या लिखा जाता है cj, मैक्सिमम ऑफ z की वैल्यू जो इक्वल है हमारे पास -5, मैक्सिमम ऑफ z में -5x1, -2x2, 0x3, 0x4, -mx5, -mx6। VB इसमें क्या आते हैं बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल मीन्स जिनसे मिलकर यूनिट मैट्रिक्स बनती है। अब किस किस से मिलकर यूनिट मैट्रिक्स बन रही है, यहाँ देखो यूनिट मैट्रिक्स x4, x5, x6 से मिलकर बन रही है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूनिट मैट्रिक्स हम कभी भी लिखते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 0 0 1 0 0 किस वेरिएबल के लिए आ रहा है, x5 के लिए, तो VB बेसिक वेरिएबल में फर्स्ट वेरिएबल x5, फिर होता है 0 1 0 ये x6 के लिए आ रहा है, तो हम लिखेंगे x6, और 0 0 1 x4 के लिए आ रहा है तो x4। इनकी कॉस्ट x5 की कॉस्ट यहाँ पर -m, x6 की कॉस्ट -m और x4 की कॉस्ट यहाँ देखो 0। इक्वल की वैल्यू, इक्वल में हमारे पास क्या था 4 3 4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 3 4। नेक्स्ट टेबल बनानी है, टेबल में हम जो मैट्रिक्स हमने बनाई है उसे एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे। तो फर्स्ट कॉलम 3 2 1, सेकेंड कॉलम 1 1 2, नेक्स्ट 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 एंड 0 1 0। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ZJ - CJ फाइंड करना है। उसके लिए हम पहले डायरेक्ट वैल्यू लिख ले, x5 x6 x4। x5 यहाँ पर 0 आएगा, x6 और x4 यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ यहाँ पर ZJ - CJ की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम के लिए ZJ - CJ फाइंड करेंगे। उसके लिए CB की वैल्यू चेक करते हैं। CB की वैल्यू हमारे पास क्या है, -m और 0, तो -m मल्टीप्लाई और +0 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है 3 2 1, तो यहाँ पर 3 2 1। सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम फाइंड कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन में ऊपर क्या है -5 है, तो यहाँ पर -5। सॉल्व करें तो ये -3m -2m 0 और +5, -3 -2 -5m और +5। ओके, इसी तरह सेकंड कॉलम में क्या आएगा, ये देखो -m को 1 से किया, -m को 1 से किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2m, और ये 0 सब्ट्रैक्ट किससे करना है, -2 से, तो -2 मीन्स +2। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पर 0 है तो 0 और 0, बीच की वैल्यू m और CJ भी 0 है तो यहाँ पर m हो जाएगा। ZJ - CJ सारे के सारे पॉजिटिव नहीं है, तो m में नेगेटिव वैल्यू मिनिमम में, तो m में मिनिमम वैल्यू कौन सी है नेगेटिव फॉर्म में, -5m -2m, -5m मिनिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। कौन सा वेरिएबल एंटर करेगा, जो इस कॉलम में है, इस कॉलम में x1 वेरिएबल है, तो एंटर कौन सा करेगा, एंटरिंग वेक्टर x1। अब आउटगोइंग वेक्टर निकालने के लिए की एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। की एलिमेंट के लिए हम टेबल में यहाँ पर आ रहे हैं, xb की वैल्यू क्या है 4 3 4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 3 4। डिवाइड किससे करना है, फर्स्ट कॉलम एंटर हो रहा है तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 3 2 1 है, यहाँ पर 3 2 1। ये सॉल्यूशन 4, ये सॉल्यूशन 1.5 और ये सॉल्यूशन 1.3 लगभग। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कहाँ से आ रही है 1.3, 4/3 से, तो 4/3 फर्स्ट रो में आ रहा है। फर्स्ट रो में वेरिएबल है हमारे पास x5, तो आउटगोइंग वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा x5। x1 एंटर कर रहा है, x5 बाहर निकल रहा है, x1 एंटर किया, x5 बाहर निकला।
तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है? 3। तो 3 क्या हो जाएगा? की एलिमेंट। एंट्रिंग वेक्टर हो गया, आउटगोइंग वेक्टर हो गया, की एलिमेंट हो गया। तो नई टेबल बनाएंगे। नई टेबल में फिर से देखो, VB बेसिक वेरिएबल, यहां पर हम क्या बनाएंगे? सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल। सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल में टेबल के लिए हमारे पास सेम स्टेप होगा, VB CB XB। टोटल वेरिएबल कितने हैं? 6 तक, X1 X2 X3 X4 X5 एंड X6। यहाँ पर CJ की वैल्यू यानी मैक्सिमम ऑफ जेड की वैल्यू -5 -2 0 0 -m। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में एक और स्टेप बताया था। यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर कौन सा है? X5। अगर X5 बाहर निकल रहा है तो X5 यहाँ पर है क्या? आर्टिफिशियल वेरिएबल है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर निकल जाए यानी आउटगोइंग वेक्टर में आ जाए तो हमें उसे टेबल में कैलकुलेट नहीं करना। कर भी सकते हो, लेकिन बिना, अगर आप इसे कैलकुलेट नहीं करोगे तो भी आपके पास आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। इसका रीजन, जब आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर निकल जाए तो हमें उसे दोबारा एंटर नहीं करवाना होता। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो बाय चांस, वैसे एंटर नहीं करेगा, लेकिन बाय चांस अगर एंटर कर जाए या आपकी कैलकुलेशन में गलती हो जाए जिसकी वजह से आर्टिफिशियल वेरिएबल दोबारा से एंटर कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर बाहर निकल गया तो उसे छोड़ देंगे। बेसिक वेरिएबल में क्या आएगा? X5 X6 X4 था, X5 बाहर निकल गया, X1 एंटर कर गया, तो 5 की जगह 1 आ जाएगा, X1 X6 X4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? X1 X6 और X4। इनकी कॉस्ट CJ में से देखो, X1 की कॉस्ट हमारे पास -5, X6 की कॉस्ट -m और X4 की कॉस्ट 0। नेक्स्ट, यहाँ पर X1 X6 और X4 आ रहा है, तो X1 सबसे पहले X1 है तो 1 0 0, फिर X6 है तो 0 1 0, उसके बाद X4 है तो 0 0 1, और ZJ माइनस CJ में इसकी वैल्यू और ZJ माइनस CJ में इसकी वैल्यू 0 0 0। यहाँ पर ZJ माइनस CJ होगा ना, ZJ माइनस CJ। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें की एलिमेंट की रो को चेक करना है। की एलिमेंट की रो कौन सी है? फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो को हमें 3 से डिवाइड कर देना है। अब कौन कौन से एलिमेंट हमारे हो चुके हैं? X1 कंप्लीट है हमारा, यहाँ देखो X1 कंप्लीट है, X4 और 6 कंप्लीट है, मीन्स हमें 2 और 3 करना है और X भी करना है। तो XB की सॉरी फर्स्ट रो को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 4/3 1/3 0/3, 4/3 ये सॉल्व है तो मैंने इसे सॉल्व नहीं किया था, 1/3 0/3। नेक्स्ट XB में हम सेकेंड रो के एलिमेंट को सॉल्व करें। सेकेंड रो में था क्या? 3 था, हमें 3 को सॉल्व करना है। तो 3 को सॉल्व करने के लिए 3 माइनस की एलिमेंट, इस एलिमेंट को सॉल्व करना है, ये की एलिमेंट है, तो हमारे पास ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के चारों कॉर्नर ये होंगे ना। तो 3 और 3 के अलावा बाकी दो कॉर्नर कौन से? 4 और 2, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 माइनस 8 1/3। तो इस 3 की जगह हमारे पास क्या देगा? 1/3। इसी तरह यहाँ पर अगर सॉल्व करें यानी XB की थर्ड एलिमेंट को, तो XB का थर्ड एलिमेंट क्या है? हमारे पास 4 को सॉल्व करना है, की एलिमेंट 3, इस 4 को सॉल्व करना है, ये की एलिमेंट है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट रह जाएंगे? 4 और 1, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 4 8/3। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या देगा यहाँ पर? 8/3। ओके, नेक्स्ट हमें किसे सॉल्व करना है? X2 वाले कॉलम को, यानी हमें यहाँ पर सेकेंड रो में X2 वाली वैल्यू और थर्ड रो में X2 की वैल्यू। तो सेकेंड रो में X2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, तो इस 1 की जगह क्या एलिमेंट आएगा? हमें ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखो, जिस एलिमेंट को सॉल्व करना है वो एलिमेंट सब्ट्रैक्शन में, की एलिमेंट डिवाइड में, इस 1 को सॉल्व करना है, ये हमारे पास की एलिमेंट था। तो इस 1 और इस की एलिमेंट के लिए हमारे पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 2 × 1 2, 3 माइनस 2 1/3, किसकी जगह? इस 1 की जगह, तो यहाँ पर क्या देगा? 1/3। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट
इस 2 को सॉल्व करना है हमें, तो डायरेक्ट बिना कैलकुलेट किए हम कर रहे हैं। इस 2 को सॉल्व करना है तो 2 माइनस 1/3, 3 2 जा 6 माइनस 1 5/3। कैसे करना है आपको पता चल गया होगा, 5/3। नेक्स्ट x3 में वैल्यू क्या आएगी, -0/3 यानी माइनस का 1, और नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स 0। ओके, नेक्स्ट ZJ माइनस CJ। अब ZJ माइनस CJ भी हमें सिर्फ 2 कॉलम में ही फाइंड करना है, x2 और x3 के लिए। m की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/3m, तो m की a की वैल्यू है -1/3m, ये तो सेम एज इट इज आ जाएगी। इसके अलावा देखो क्या आएगा, -5 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस m मल्टीप्लाई 1/3 मैंने लिख दिया, 0 मल्टीप्लाई 5/3। और इस कॉलम को हम सोल्व करें तो कॉलम, इस कॉलम में क्या -2 है तो -2, m की वैल्यू तो -1/3m। इसके अलावा विदाउट m है -5/3 प्लस का 2, 3 2 जा 6 माइनस 5 प्लस का 1/3। ओके, यहाँ पर 0 प्लस m 0 एंड 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस m। माइनस में मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है जो कि हमारे पास एक ही है, तो हम उसी एक कॉलम को एंटर करवा लेंगे। किस कॉलम को एंटर करवाया, x2 वेरिएबल वाले कॉलम को, तो एंटरिंग वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास x2। ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए टेबल पर आ जाएंगे। xb की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4/3, 1/3, 8/3। इसे डिवाइड किससे करना है, जो कॉलम एंटर कर रहा है उस कॉलम के एलिमेंट से, यानी सेकंड कॉलम के एलिमेंट 1/3, यहाँ पर 1/3, सेकंड कॉलम में नेक्स्ट एलिमेंट 1/3 और 5/3। ये सॉल्यूशन हमारे पास 4 आएगा, ये सॉल्यूशन 1 आएगा, और ये सॉल्यूशन ये 5/3, 8/5 यानी 1 पॉइंट समथिंग। तो मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 1, ये कौन सी रो में आ रहा है, सेकंड रो में। सेकंड रो में वेरिएबल कौन सा है x6, तो x6 क्या हो जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। x6 और की एलिमेंट x2 और x6, तो इनसे मिलके कौन सा एलिमेंट आ रहा है हमारे पास 1/3, तो की एलिमेंट क्या हो जाएगा 1/3। जब की एलिमेंट एंट्री वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर आ जाए तो नई सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, नाउ थर्ड सिंप्लेक्स टेबल कब तक बनानी है, जब तक कि सारे ZJ माइनस CJ पॉजिटिव ना हो जाए। टेबल में हम क्या करेंगे, VB CB XB, टोटल वेरिएबल कितने हैं 6 तक, लेकिन उसमें से हम x5 को कट कर चुके हैं क्योंकि आर्टिफिशियल था। यहाँ पर भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ही बाहर निकल रहा है, x6 आर्टिफिशियल वेरिएबल था जो कि बाहर निकल गया, तो हमें नेक्स्ट टेबल में x6 को भी नहीं बनाना, हमें x4 तक टेबल बनानी है। तो x1 x2 x3 x4 CJ की वैल्यू हमारे पास -5 -2 0 एंड 0। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो उसमें बेसिक वेरिएबल, तो बेसिक वेरिएबल क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर है x1 x6 x4, x6 बाहर निकल गया, एंटर कौन सा किया x2, तो x1 x6 की जगह x2 एंड x4, तो यहाँ पर क्या देगा x1 x6 की जगह x2 एंड x4। इनकी कॉस्ट x1 की कॉस्ट -5, x2 की कॉस्ट -2 और x4 की कॉस्ट 0। x1 x2 x4 ये बेसिक वेरिएबल है। सबसे पहले x1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 0 0, यहाँ पर 0 0, फिर x2 है तो 0 1 0 और यहाँ पर 0, और x4 में 0 0 1 और यहाँ पर 0 0। ये क्या था हमारे पास ZJ माइनस CJ। अब हमें कौन सी रो सोल्व करनी है, की एलिमेंट की रो, की एलिमेंट की रो यानी सेकंड रो। देखो हमें 5 और 6 तो सोल्व नहीं करना, यानी 1 से लेकर 4 तक ही सोल्व करने हैं, जिसमें हमारे पास 1 2 और 4 सॉल्व है, तो हमें सिर्फ 3 को ही सोल्व करना है। तो देखो की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड किया, तो 1/3 को 1/3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या देगा 1, सेकेंड रो थी ना,
नेक्स्ट ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। -1 को 1/3 से डिवाइड किया तो -3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -3। अब हमें रो की एलिमेंट के अलावा बाकी दोनों रो को सॉल्व करना है, यानी हमें एक्स बी के इस फर्स्ट एलिमेंट को और थर्ड एलिमेंट को सॉल्व करना है। तो एक्स बी का फर्स्ट एलिमेंट 4/3 है, तो 4/3 की जगह कौन सा एलिमेंट आएगा ये चेक करना है। तो हम क्या लिखेंगे 4/3 माइनस में की एलिमेंट और डिवाइड में की एलिमेंट हमारे पास 1/3। ओके, ये 4/3 सॉल्व करना है, ये की एलिमेंट है। तो बचे हुए एलिमेंट कौन से आएंगे 1/3 और 1/3, ये दोनों एलिमेंट होंगे ना हमारे पास। तो 1/3 1/3 तरह से 1/3 से 1/3 कट गया, 4/3 माइनस 1/3 3/3 मीन्स सॉल्यूशन क्या आएगा 1। तो इस 4/3 की जगह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो एक्स बी का थर्ड एलिमेंट क्या है 8/3। 8/3 को सॉल्व करना है, यानी इसकी जगह कौन सा एलिमेंट आएगा माइनस और डिवाइड में एक की एलिमेंट। इस 8/3 को सॉल्व करना है, ये की एलिमेंट है। तो बाकी दो एलिमेंट कौन से आएंगे 1/3 और 5/3, 1/3 और 5/3। 1/3 से 1/3 कट गया, तो 8/3 माइनस 5/3 3/3 मीन्स अगेन 1। तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इसके अलावा हमें x3 का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट सॉल्व करना है x3, यानी हमें इस 0 और इस 0 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 0 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/3 डिवाइड में, तो 0 + 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इस 0 की जगह 0 + 5/3 डिवाइड में 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 5 रह गया, तो यहाँ पर 5। ओके, नेक्स्ट जेड जे माइनस सी जे। तो जेड जे माइनस सी जे में देखो सी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई में थर्ड कॉलम सॉल्व करना था। तो कौन कौन से एलिमेंट है 1 -3 और 5, 1 -3 और 5। सब्ट्रैक्शन में सीजे क्या है 0, तो क्या आएगा माइनस का 5 प्लस का 6 और 0, इट मीन्स 1। जेड जे माइनस सी जे सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट है तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन देखो x1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितने वेरिएबल थे हमारे पास, क्वेश्चन में कितने वेरिएबल थे x1 और x2, यानी हमें x1 और x2 फाइंड करना है। तो x1 की वैल्यू यहाँ से देखो 1, xb में जो सॉल्यूशन होता है वही होती है ना, x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1। तो मैक्सिमम ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू क्या था -5x1 -2x2, -5x1 -2x2। x1 भी 1 है, x2 भी 1 है, तो -7। बट क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं था, मिनिमम था, तो मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू +7। तो मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू +7। ओके, आगे सामने सेम जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे उसी टाइप के थे, लेकिन हम एक क्वेश्चन कर चुके थे जिसमें स्लैक वेरिएबल ऐड होता है, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें सरप्लस वेरिएबल ऐड होता है। ये क्वेश्चन था जो आज हमने किया है, इसमें स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल सभी के सारे वेरिएबल ऐड हो रहे हैं। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, पता चला ना आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय सिंप्लेक्स मेथड। अब नीचे हमें एक एलपीपी गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ पर एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। इस एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, इसमें भी इक्वेशन इक्वल में, ग्रेटर में, लेस में है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, शो दैट द फॉलोइंग एलपीपी हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। नो फिजिबल सॉल्यूशन, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने पर हमारे पास जेड जे माइनस सी जे ये सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन बेसिक वेरिएबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पर रह जाएंगे।
अगर जेड जे माइनस सी जे तो सारे के सारे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन बेसिक वेरिएबल में से आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर ना निकले, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा उसे हम कहेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास एलपीपी का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन सेम वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं, टेबल भी वैसे ही बनानी है, कैलकुलेशन भी सेम करनी है। तो देखो मैक्सिमम ऑफ जेड, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम ऑफ जेड इसके इक्वल है 3x1 प्लस 2x2। बाउंड्री कंडीशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 2x1 प्लस x2, इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू, यानी 2 से कम, 2 से कम आ रही है, 2 के इक्वल आने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमने x3 को ऐड कर दिया। यहाँ पर x3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड किया तो x3 क्या हो जाएगा, स्लैक वेरिएबल। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, 3x1 प्लस 4x2, इन दोनों का जो सम है वो 12 से ग्रेटर है, तो 12 के इक्वल करने के लिए हमें इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। x3 तक वेरिएबल है तो हम सब्ट्रैक्ट किसे करेंगे, x4 को। अगर किसी इन इक्वेशन को इक्वेशन बनाने के लिए हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो वो वेरिएबल क्या कहलाता है, सरप्लस वेरिएबल कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, सरप्लस वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट टोटल वेरिएबल कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक, तो x1, x2, x3, x4 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0x3, 0x4, यहाँ पर 0x4, यहाँ पर 0x3। जो वेरिएबल नहीं था उसे हमने 0 से ऐड कर दिया। अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे बाउंड्री कंडीशन से, तो बाउंड्री कंडीशन से मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने हैं, 4 तक। फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 3। सेकंड कॉलम में 1 और 4, थर्ड कॉलम में 1 और 0, नेक्स्ट 0 और -1। 2 रो है तो 2 by 2 की यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए, यानी हमारे पास 1 0 0 1 आना चाहिए। 1 0 तो है x3 में, लेकिन 0 1 नहीं है। अगर 0 1 नहीं है तो हम 0 1 यहाँ पर लिखकर 5 एलिमेंट ऐड कर देंगे। ओके, अगेन फिर से हम बनाएंगे मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू, आ रहा है सामने, मैक्सिमम ऑफ जेड क्या है, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4, सच दैट बाउंड्री कंडीशन कहाँ से लिखेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स आई है, ये मैट्रिक्स थी ना, तो यहाँ से देखो सच दैट में क्या देगा, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5, इस 5 को साथ में इंक्लूड करेंगे, इक्वल में 2 और 12, यहाँ पर 2। नेक्स्ट सेकेंड रो हमारे पास क्या है, 3x1 4x2 0x3 माइनस x4 और प्लस x5 इज इक्वल टू 12। टोटल वेरिएबल कितने हुए हैं, 1 से लेकर 5 तक, तो 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर 5, अब यहाँ देखो 5 क्या होगा, यहाँ लिखने का मीन्स ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, 3x1 से माइनस x4, 3x1 से माइनस x4, यहाँ तक का एडिशन 12 है, इसमें x5 ऐड किया तो सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो x5 यहाँ पर क्या होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा, तो वेयर x5 इज आर्टिफिशियल वेरिएबल। अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो उसे मैक्सिमम ऑफ जेड में -m से ऐड किया जाता है, तो -m x5। इसकी मैट्रिक्स बनाए तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 1 0 0 1 आ रहा है, यानी हमारे पास अगर हम फिर से मैट्रिक्स बनाएं तो मैट्रिक्स 1 से लेकर 5 तक वेरिएबल है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट कॉलम में 2 3, सेकंड कॉलम में 1 4, नेक्स्ट कॉलम में 1 0, नेक्स्ट कॉलम में 0 -1 और नेक्स्ट कॉलम में 0 1। यूनिट मैट्रिक्स बन गई। टेबल स्टार्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, आगे समझ में सेम मेथड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए नो फिजिबल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के लिए VB, CB, XB
टोटल वेरिएबल 5 तक है, तो x1, x2, x3, x4, x5। यहाँ पर cj आ जाएगा। मैक्सिमम ऑफ z की वैल्यू हमारे पास क्या थी क्वेश्चन में? 3x1 प्लस 2x2, मैक्सिमम ऑफ z 3x1 प्लस 2x2। x3 में 0 आया था, x4 में 0 आया था, x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल था तो माइनस m था। यहाँ से भी आप देख सकते हो ना, मैक्सिमम ऑफ z 3 2 0 0 माइनस m। नेक्स्ट अगर हम टेबल बनाए तो बेसिक वेरिएबल मीन्स यूनिट मैट्रिक्स किससे बन रही है? यूनिट मैट्रिक्स देखो 1 0 0 1, 1 0 x3 से आ रहा है और 0 1 x5 से आ रहा है। इनकी कॉस्ट x3 की कॉस्ट यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ z में 0, x5 की कॉस्ट माइनस m। इक्वल की वैल्यू 2 और 12 थी, इक्वल में 2 और 12। यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमने बनाई है, फर्स्ट कॉलम 2 3 1 4 1 0 0 माइनस 1 और 0 1। नेक्स्ट जेड माइनस सी जे, यहाँ पर जेड माइनस सी जे। यूनिट मैट्रिक्स यानी बेसिक वेरिएबल x3 और x5 था तो यहाँ पर 0 0। नेक्स्ट देखो क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2 माइनस m मल्टीप्लाई 3, माइनस m मल्टीप्लाई 3 और सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा माइनस 3। तो सॉल्यूशन क्या आया माइनस 3m माइनस 3, माइनस 3m माइनस 3। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 0 माइनस 4m और माइनस 2। ये 0 हो गया, ये 0 प्लस m और 0। माइनस में मिनिमम वैल्यू कौन सी है माइनस 4m। इट मीन्स x2 वेरिएबल एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंटरिंग वेक्टर इज इक्वल टू x2। ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर xb की वैल्यू लिखेंगे 2 और 12, डिवाइड में जो कॉलम एंटर किया उसके एलिमेंट 1 और 4। ये सॉल्यूशन 2 आ रहा है, ये सॉल्यूशन 3 आ रहा है। मिनिमम सॉल्यूशन 2 है, इट मीन्स 2 हमारे पास बाहर निकल जाएगा। 2 बाहर निकलने का मतलब x3 हमारे पास वेरिएबल बाहर निकल जाएगा। तो आउटगोइंग वेक्टर क्या हो जाएगा x3 और की एलिमेंट x2 एंटर किया, x3 बाहर निकला तो की एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। तो की एलिमेंट 1। जब की एलिमेंट एंट्री वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर आ जाए तो हम नई सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। तो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। टेबल बनाने का सेम मेथड, VB CB XB, टोटल वेरिएबल कितने हैं 4 तक, तो x1 x2 x3 x4 5 तक है, सॉरी x5। CJ में वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 2 0 0 और माइनस m। नेक्स्ट सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, बेसिक वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएंगे x3 और x5 थे। x3 बाहर निकल गया, x2 एंटर कर गया तो यहाँ पर x2 आ जाएगा, x5 में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास x2 और x5, x2 की कॉस्ट यहाँ से देखो 2, x5 की कॉस्ट माइनस m। x2 और x5 ये बेसिक वेरिएबल है तो x2 पहले आ रहा है तो 1 0, x5 0 1। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर नहीं निकला था तो हमने यहाँ पर x5 को कट नहीं किया। जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पर है तब तक हमें यहाँ कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। नेक्स्ट की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड करना है, यानी की एलिमेंट की रो कौन सी है फर्स्ट वाली रो को 1 से, की एलिमेंट 1 है ना, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0। नेक्स्ट हमें सेकेंड रो को सोल्व करना है तो सेकेंड रो में इस 12 की जगह नई टेबल में क्या आएगा 12 हमारे पास है, 12 की जगह क्या आएगा अगर हम डायरेक्ट करें तो 12 माइनस 8 बाई 1 तो 12 माइनस 8 4। यहाँ पर क्या देगा हमारे पास 4। कैसे करनी है पता चलो ना आपको, ये आएगा 3 माइनस 8 बाई 1 तो 3 माइनस 8 बाई 1 यानी माइनस 5। तो नेक्स्ट में क्या देगा हमारे पास माइनस 5। नेक्स्ट x3 की जगह यानी इस 0 की जगह 0 माइनस 4 बाई 1 तो माइनस 4। नेक्स्ट x4 की जगह माइनस 1 माइनस 0 बाई 4 तो माइनस 1। ओके जेड माइनस सी जे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा।
तो जेड जे माइनस सी में देखो m की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5m, विदाउट m आ रहा है 4 माइनस 3 यानी प्लस का 1, ये 0 हो गया। m की वैल्यू यहाँ से आ रही है प्लस का 4m, विदाउट m आ रहा है यहाँ पर 2 माइनस 0, यहाँ पर m की वैल्यू m और बाकी 0। ओके, जेड जे माइनस सी जे यहाँ पर क्या रहा है 5m प्लस 1 0, 4m प्लस 2m और 0, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर जेड जे माइनस सी जे सारा का सारा पॉजिटिव है, फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन 0, इट मीन्स टेबल तो यहाँ पर कंप्लीट है और टेबल हम नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक माइनस नहीं आएगा जेड जे माइनस सी जे में तब तक एंट्रिंग वेक्टर नहीं होगा, एंट्रिंग वेक्टर नहीं होगा तो की एलिमेंट और आउटगोइंग वेक्टर नहीं होगा। तो हमारे पास अब यहाँ पर टेबल कंप्लीट होगी, तो सॉल्यूशन क्या होगा? अब सॉल्यूशन यहाँ से आता है xp की वैल्यू, x2 की वैल्यू 2, x5 की वैल्यू 4, लेकिन x5 क्या था? आर्टिफिशियल वेरिएबल था। अगर x5 की वैल्यू 4 आ रही है तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर कि अगर x5 की वैल्यू 4 आ रही है तो ये सॉल्यूशन 12 के इक्वल है, इसमें 4 ऐड करें तो ये 12 के इक्वल नहीं होगा, यानी x5 एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट होगी। ओके, इट मीन्स अगर हम टेबल बनाते हैं, टेबल में ये फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगी, लेकिन बेसिक वेरिएबल में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाए तो उस एलपीपी का कोई फिजिकल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस, अब क्यों नहीं है उसका कारण भी लिख देते हैं, बिकॉज आर्टिफिशियल वेरिएबल x5, because artificial variable x5 is in the basic variable, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक वेरिएबल में है, इसलिए गिवन एलपीपी का कोई भी फिजिकल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा। ओके, अगर समझ में हेंस क्लियर है? अगर हमारे पास सारे के सारे जेड जे माइनस सी जे तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन बेसिक वेरिएबल में अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाता है तो उस एलपीपी का कोई भी फिजिकल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड -2x1 + x2। इसे क्यों सॉल्व कर रही हूं मैं, इसका भी आपको कारण पता चल जाएगा। Such that boundary condition x1 minus x2 is less than equal 10, 2x1 minus x2 is less than 40 and x1 x2 greater than 0। सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन में चेंज क्या होगा वो आपको बता रही हूँ। मैक्सिमम ऑफ जेड गिवन है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम ऑफ जेड -2x1 + x2। बाउंड्री कंडीशन x1 minus x2 is less than 10, तो हम क्या करेंगे +x3 is equal to 10। नेक्स्ट 2x1 minus x2, इन दोनों का एडिशन 40 से कम है तो हमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, हमने ऐड कर दिया x4। टोटल वेरिएबल 4 तक है, तो जो वेरिएबल ऐड नहीं है तो उसे 0 से ऐड कर दिया, 0x4 0x3। टोटल वेरिएबल कितने हैं? 4 तक, तो एंड x1 x2 x3 x4 आर ग्रेटर देन इक्वल 0। मैं फास्ट करूंगी क्योंकि आपको टेबल बता चुकी हूँ, कैलकुलेशन बता चुकी हूँ। सारे के सारे वेरिएबल 0 होंगे। अगर हम मैट्रिक्स बनाए तो टोटल वेरिएबल 1 2 3 4, फर्स्ट कॉलम में 1 2, सेकंड कॉलम में -1 -1, थर्ड में 1 0, फोर्थ में 0 1। यूनिट मैट्रिक्स यहाँ से आ रही है ना 1 0 0 1, तो टेबल स्टार्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में क्या आएगा हमारे पास? बेसिक वेरिएबल, उनकी कॉस्ट xb, यहाँ पर cj और x1 x2 x3 x4। cj में वैल्यू मैक्सिमम ऑफ जेड की जो कि -2 + 1 0 0। बेसिक वेरिएबल जिनसे मिलके यूनिट मैट्रिक्स बनी है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 x3 से बन रही है और 0 1 x4 से बन रही है। x3 और x4 की कॉस्ट यहाँ पर क्या आ रही है 0 0। जो मैट्रिक्स हमने बनाई है उसे एज इट इज उतार देंगे, 1 2 -1 -1 1 0। यहाँ पर सॉरी एक रह गया स्टेप,
एक्स बी में इक्वल की वैल्यू आएगी। इक्वल की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10 और 40, और जो मैट्रिक्स हमने बनाई है उसे एज इट इज डाल देंगे। तो 1 2 -1 -1 1 0 0 1। नेक्स्ट जेड जे माइनस सी जे हमें करना है। जेड जे माइनस सी जे के लिए देखो 0 0 और ये +2। कैसे कैलकुलेशन करनी है पता है ना आपको, 0 0 और -1 और यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। एंट्रिंग वेक्टर जेड जे माइनस सी जे में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एंटर करेगा। तो एंट्रिंग वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, सेकंड कॉलम एंटर कर रहा है। सेकंड कॉलम का मींस x2 वेरिएबल, तो एंट्रिंग वेक्टर x2 हो जाएगा। हमें की एलिमेंट फाइंड करना है। की एलिमेंट के लिए यहाँ पर xb की वैल्यू लिखते हैं और डिवाइड में जो कॉलम एंटर करे उसकी एलिमेंट -1 है। मैंने आपको एक स्टेप बताया था, जब भी हम की एलिमेंट फाइंड करें तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। यहाँ पर दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव वाली है। नेगेटिव वैल्यू को हमें लेना ही नहीं है, तो इन दोनों वैल्यू को ही हम छोड़ देंगे। यानी की एलिमेंट यहाँ से आएगा ही नहीं ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमें लेनी नहीं है और पॉजिटिव वैल्यू कोई आ ही नहीं रही है, तो हमें यहाँ से की एलिमेंट फाइंड नहीं हो सकता। ओके, अब जब की एलिमेंट ही फाइंड नहीं होगा तो आउटगोइंग वेक्टर नहीं होगा, और अगर की एलिमेंट और आउटगोइंग वेक्टर ही नहीं है तो कैलकुलेशन आगे होगी नहीं, यानी टेबल आगे नहीं बढ़ सकती। अब टेबल तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन हम टेबल को आगे बना भी नहीं सकते। ठीक है, तो की एलिमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन, यानी अगर हमारे पास की एलिमेंट पॉसिबल ही ना हो तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सिंस की एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल, ये एलिमेंट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है ना, तो इस टाइप की प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होता है, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन एलपीपी इज अनबाउंडेड। आगे समझ में, अगर हमारे पास अनबाउंडेड का क्वेश्चन आ जाए, हमें गिवन नहीं होगा कि अनबाउंडेड है या नहीं, हो सकता है कि गिवन भी हो, कि सिद्ध कीजिए कि गिवन एलपीपी का सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, अपरिबद्ध है, तो उस कंडीशन में हमारे पास की एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। और अगर कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है तो उस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर किसी भी इक्वेशन का कोई अगर गिवन एलपीपी का फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है तो उसकी कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि बेसिक वेरिएबल में अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है तो उस एलपीपी का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये हम कर चुके हैं। आगे समझ में, अब इसमें समझने वाली चीज क्या है, एक तो टेबल हमें समझनी है, और अगर हमें एक बार टेबल समझ में आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी रह जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का ही एक मेथड और रह गया, टू फेस मेथड, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट है, या इससे पहले भी, या मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट हो, किसी भी बुक में कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लेक्स एल्गोरिथम के ही नेक्स्ट मेथड के साथ।